हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्राइम की। क्राइम क्या है, ये आप क्राइम क्या है, व्हाट इज क्राइम। हम क्राइम को बहुत ही डिफरेंट वे में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम इसको सोशली भी डिफाइन कर सकते हैं। बट लाइक सोशल डेफिनेशन क्या है, लीगल डेफिनेशन क्या है, ये सारे डिफरेंट वेज से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल डेफिनेशन देखें तो हम किस तरीके से कह सकते हैं, क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट। ठीक है, कैसा एक्ट है ये, अनलॉफुल एक्ट है विच इज पनिशेबल बाय द स्टेट और द अथॉरिटी। सो हमारी अथॉरिटी क्या है, हमारी स्टेट है। इंडिया में क्या होती है, एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सो स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक सेक्शन है जिसे वो हैंडल करती है, सेंट्रल पूरे के पूरे देश को हैंडल करता है। सो ये अथॉरिटी कुछ भी हो सकती है, आपकी सेंट्रल अथॉरिटी हो सकती है, स्टेट अथॉरिटी हो सकती है। इसका काम है पनिशमेंट देना। और कब आपको पनिशमेंट मिलेगी, जब आप कोई भी लॉ के अगेंस्ट काम करोगे, या फिर हम अनलॉफुल एक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल दी सोसाइटीज हैव सर्टन नॉर्म्स, ठीक है। हमारा जो देश है इंडिया, इसके भी क्या है, रूल्स। यहाँ पे रहने की क्या है, रूल्स है, रेगुलेशंस है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है। वी हैव सर्टन नॉर्म्स, वी हैव सर्टन बिलीव्स। हमारे यहाँ कुछ कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप अपने घर पे रह के, अपनी सोसाइटी में रह के सोसाइटी के अगेंस्ट काम करोगे तो क्या होती है, हमें प्रॉब्लम होती है, राइट। सोसाइटी वाले हो सकता है कि उस पर्सन को जो सोसाइटी के अगेंस्ट काम कर रहा है उसको अपनी सोसाइटी से या अपने जो भी उनका सोशल स्ट्रक्चर है उससे वो उसे निकाल भी सकते हैं। सो इस तरीके से ये सोशल नॉर्म्स काम करते हैं, है ना। और अगर इसके कोई अगेंस्ट काम करता है हम उसे कहते हैं एंटी सोशल। उस तरीके की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटी। अब एक हद तक एंटी सोशल एक्टिविटी को भी आप बोल सकते हो अनलॉफुल एक्ट। अनलॉफुल एक्ट क्या है, एक्ट अगेंस्ट दी लॉ के अगेंस्ट कोई काम। और इस तरीके के काम जो कि सोसाइटी या लॉ के अगेंस्ट आप कर रहे हो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्राइम। ओके, सो दिस इज क्राइम। और लॉफुल एक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ही हम एक हेल्दी सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब इन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को जो भी तोड़ता है, जो भी ब्रीच करता है, ब्रेक करता है, एनी टाइप ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ दीज चेरिश्ड नॉर्म्स एंड कस्टम इज कंसीडर्ड एज एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। अगर आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो दैट विल बी एंटी सोशल बिहेवियर। अगर आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो तो वो होगा एंटी लॉ बोल सकते हो आप, या फिर अनलॉफुल एक्ट हो जाता है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्राइम इज एन एंटी सोशल इमोरल एंड सिंफुल बिहेवियर। क्या है, आपके सोसाइटी के अगेंस्ट है, आपका समाज भी इसे अप्रूव नहीं करता, आपके उसूलों के भी खिलाफ है, और एक तरीके का ये पाप आप बोल सकते हो। इट इज़ अ सिंफुल बिहेवियर, ऐसा कोई बिहेवियर जो कि पाप की कैटेगरी में आता है, तो वो क्राइम कहलाएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू लीगल डेफिनेशन, अगर हम लीगली डिफाइन करें, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि इस पर्सन ने पाप कर दिया, है ना। अगर कोई एक्ट किया है ऐसा जो कि लॉ के अगेंस्ट है, जो कि हमारे नॉर्म से अगेंस्ट है, वो हम ये नहीं बोल सकते ना कि ये पापी है। अगर हमारे पास कुछ ना कुछ लॉ के अगेंस्ट हो रहा है तो हमें लीगल ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो लीगल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लीगली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो क्राइम इज अ फॉर्म ऑफ कंडक्ट। क्या है, क्राइम इस तरीके का कंडक्ट है, ऐसा कोई काम है विच इज डिक्लेयर टू बी सोशली हार्मफुल, जिसे हम क्या कर देते हैं, हम डिक्लेयर कर देते हैं जो कि सोशली क्या है, हार्मफुल है, हार्म क्रिएट कर रहा है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा रहा है, उस स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा है, और जो कि क्या है, फॉरबिडन है। मतलब क्या, ये हमने मना किया हुआ है, इसको हमने फॉरबिड किया हुआ है, बैन किया हुआ है, ठीक है, विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ अंडर पेन ऑफ सम पनिशमेंट। तो हमने उसे फॉरबिडन करने के लिए एक पनिशमेंट भी ऐड करी हुई है, ठीक है। फॉर एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अगर आप अपने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं फॉलो करते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, स्कूल में भी कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अगर आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिफॉर्म सही से नहीं कैरी करा एक दिन, आपने फॉर एग्जाम्पल उस दिन वाइट आपको शूज़ पहन के जाने थे, आपने ब्लैक शूज़ पहन लिए, तो जैसे ही आप बाहर जाते हैं असेंबली में, आपको रोक लिया जाता है और आपको बोला जाता है कि ग्राउंड के 10 आपको राउंड्स लगाने, तो वो एक तरीके की पनिशमेंट है, आपके लिए पेनफुल है, आपका पैर दर्द होगा या फिर आपकी इंसल्ट होगी आपके फ्रेंड्स के बीच में।
तो एक तरीके का क्या हो गया, एक तरीके का पेन एंड पनिशमेंट। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ फॉरबिडन है, लॉ ने भी फॉरबिड करी हुई है, जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, सोसाइटी के लिए नुकसान है या फिर किसी स्टेट को नुकसान है उससे, तो हमने क्या करा है, उसके लिए पनिशमेंट भी बताई है कि भाई अगर तुम चोरी करोगे तो तुमको 1 साल की सज़ा होगी, अगर तुम मर्डर करोगे तो 10 साल की सज़ा होगी। तो ये जो सज़ाएँ हैं, पर जो पनिशमेंट है, इट इज़ देयर सो दैट लोग डर की वजह से भी इस तरीके का सिंफुल एक्ट, इस तरीके का एंटी सोशल बिहेवियर ना करें। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट आए, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने क्राइम को डिफाइन करा। उसमें से एक थे टपन। ही डिफाइंड क्राइम एज द इंटेंशनल एक्ट ऑफ ओमिशन। क्या है इंटेंशनल एक्ट? इंटेंशन मतलब क्या, उस पर्सन की विल, वहां पे उस पर्सन की विल ऐड हो जाती है, उसका मन है। इट इज द इंटेंशनल एक्ट ऑफ ओमिशन इन वायलेशन। क्या हो रहा है, ओमिशन इन वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ को हमने क्या करा, नहीं माना, क्रिमिनल लॉ को वायलेट करा, विच इज कमिटेड विदाउट एनी डिफेंस और जस्टिफिकेशन एंड पीनलाइज्ड बाय द लॉ एज फेलेनी या मिसडिमिनर। सो हम इसे 2 कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये एंटी सोशल एक्टिविटी या क्राइम जो है वो या तो फेलेनी की कैटेगरी में आएगा या तो मिसडिमिनर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये एक तरीके का इंटेंशनल एक्ट होता है जिसमें कोई भी क्रिमिनल लॉ को वायलेट कर रहा है, क्रिमिनल लॉ को हम नहीं मान रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी के लिए, इसके डिफेंस के लिए, इसके जस्टिफिकेशन के लिए पेनलाइजेशन होती है, ठीक है। और ये किस तरीके से कैटेगराइज हो सकता है, फेलिनी या मिसडिमिनर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज हो सकता है। ये एक तरीके का डेफिनेशन ही है फॉर क्राइम। देन वी हैव अकॉर्डिंग टू केनी, इन्होंने क्या बोला, क्राइम्स आर रॉन्ग्स whose sanction is punitive, which is no way remissible by any private person, but it is remissible by the crown alone, if remissible at all. अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने कोई भी गलत काम किया है, कोई भी क्राइम लॉ के कोई भी क्राइम किया, मतलब लॉ के अगेंस्ट क्राइम किया है, तो वो किसी एक प्राइवेट पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर उसे माफ़ किया जा सकता है तो उसे कौन माफ़ करेगा, वो पूरा का पूरा स्टेट माफ़ करेगा, या फिर वहाँ का कोई राजा है जो उस एरिया में राज करता है, उस एरिया को गवर्न करता है, वो माफ़ कर सकता है अगर माफ़ करने लायक काम उसने किया है तो, ठीक है। बट दिस डेफिनेशन हैव इवोक्ड क्रिटिसिज्म, बहुत बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था इस डेफिनेशन को, क्योंकि इस डेफिनेशन में कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं थी और इस डेफिनेशन के अगेंस्ट ही थे सब, ठीक है। ऑन द ग्राउंड दैट देयर आर इंडीड नंबर ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दैट आर रिमिसिबल बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इन्होंने ये बोला कि हाँ बहुत सारे क्राइम्स ऐसे भी हैं, मतलब ऐसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ऐसे ऑफेंस है विच आर कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस भी नॉन कंपाउंडेबल भी है। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास में आपको बता दूंगी व्हाट आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड व्हाट आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, जो विक्टिम पार्टी है उसके कंसेंट से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, फिर उन लोगों को माफ़ कर सकते हैं। सो इस वजह से इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। देन वी हैव अदर डेफिनेशन दैट सेज अ फाइनल डेफिनेशन ऑफ क्राइम इज इम्पॉसिबल। इन्होंने बोला कि भाई कोई फाइनल डेफिनेशन हम क्राइम की दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज लॉ इज अ लिविंग एंड चेंजिंग थिंग। इन्होंने बोला जो कि लॉ है वो जिंदा भी है और वो चेंज भी हो रहा है, विच मे एट वन टाइम बी बेस्ड ऑन सोवेरियन विल। तो कभी कभी वो सोवेरियन विल पे बेस्ड है, एट अनदर टाइम ज्यूरिस्टिक साइंस, और जो दूसरी टाइम क्या है, कभी ज्यूरिस्टिक साइंस पे बेस्ड है, कभी सोवेरियन विल पे बेस्ड है, विच में एट वन टाइम भी यूनिफॉर्म, कभी वो यूनिफॉर्म है कभी वो यूनिफॉर्म नहीं है, कभी जुडिशियल डिस्क्रिशन है। सो इस वजह से इन्होंने बोला कि हम ना तो लॉ को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते, ना तो क्राइम को हम डिफाइन कर सकते, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, which may at one time be more specific in its prescription and the other time more general। तो कभी specific हो गया कभी general हो गया, तो इसी वजह से हम crime को properly define नहीं कर सकते। इसके अलावा क्रॉस एंड जोन्स ने क्या define करा, crime is the legal wrong। क्या एक तरीके का legal wrong है, कोई legal गड़बड़ कर रहे हो आप, the remedy for which is punishment, और इसकी remedy क्या है, punishment। अगर murder कर दिया 10 साल punishment झेलो, तब वो उसकी remedy है, तब आप फिर फ्री हो सकते हो, ठीक है। सो रेमेडी ऑफ द ऑफेंस इज पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर दैट इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर क्राइम, या फिर जो स्टेट के अगेंस्ट, पर्सन के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट क्राइम कर रहा है। नाउ रियली इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक लीगल डेफिनेशन भी है, ठीक है।
हमारे पास एक लीगल डेफिनेशन भी है, सोशल डेफिनेशन भी है और साइकोलॉजिकल डेफिनेशन भी है। लीगल डेफिनेशन क्या है, हम ये बोल सकते हैं क्राइम इज अ बिहेवियर और अ पर्टिकुलर एक्टिविटी जो कि किसी लीगल कोड के अगेंस्ट है, लीगल कोड को वायलेट कर रही है। हमारे इंडिया का भी लीगल कोड है ना। आपने कई बारी क्लासेस में देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ आईपीसी के सेक्शंस है ना। आईपीसी क्या, इंडियन पीनल कोड है। सीआरपीसी के सेक्शंस, तो सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो ये हमारा लीगल कोड है इंडिया का। लीगल कोड के अगेंस्ट कोई भी एक्ट करेगा तो वो क्राइम कहलाएगा, और ये हमारी लीगल डेफिनेशन। अगर हम सोशल डेफिनेशन की बात करें तो यही हम ये बोल सकते हैं, इट इज एंटी सोशल बिहेवियर। ठीक है, क्राइम इज एंटी सोशल बिहेवियर, तो ये हो गया सोशल डेफिनेशन। क्राइम हैज ऑल्सो बीन डिफाइंड इन सोशल एंड नॉन लीगल टर्म्स, तो ये सोशल टर्म है, नॉन लीगल टर्म है, विच सेज क्राइम इज दैट इट बिहेवियर और एन एक्टिविटी दैट ऑफेंड्स अ सोशल कोड। तो सोशल कोड की बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के सोसाइटी में किसी तरीके का पर्टिकुलर लेट्स से अगर कोई पर्सन सिक है तो वो जो है अपने बाल लंबे करते हैं, बाल नहीं कटाते, वो उनका सोशल कोड है, वो उनका एक पर्टिकुलर नियम है, ऐसा वो मानते हैं, वो उनका रिलीजियस लाइक बिलीव होता है। सो अगर कोई पर्सन अपने हेयर कट करता है तो ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जो आजकल के बच्चे हैं, दे वांट टू हैव स्मॉल हेयर्स, या फिर उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो उनके पेरेंट्स फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं एंड ऑल दैट। तो ये एक तरीके का क्या है, सोशल नॉर्म है, और इस तरीके की एक्टिविटी एंटी सोशल बिहेवियर कहलाती है। अगर ये बड़े लेवल पे हो रही है तो इट विल बी लाइक इट कम्स अंडर द लीगल एम्ब्रेला एज वेल। ठीक है, एंटी सोशल बिहेवियर एक सोशल डेफिनेशन है। साइकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, सो साइकोलॉजिकल थ्योरी से हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का ऑफेंडिंग बिहेवियर वो किससे रिजल्ट हो रहा है, उस पर्सन के माइंड से रिजल्ट हो रहा है, या उसके किसी पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसने कोई ऐसे एंटी सोशल काम नहीं करा, लीगल किसी भी लीगल कोड को ब्रीच नहीं करा, बट उस पर्सन का साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिव ऐसा है ना। ये क्या कहती है, जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है वो क्या कहती है, उस पर्सन की पर्सनालिटी का टाइप क्या है ये देखना पड़ेगा, उसका कॉग्निटिव अप्रोच क्या है, मतलब कोई फॉल्टी थिंकिंग प्रोसेस है, कोई बहुत ही ग्रूसम थिंकिंग पैटर्न है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, मतलब उसकी सोचने समझने की शक्ति सही नहीं है, उसका मॉरल रीजनिंग सही नहीं है, फिर उसको लोगों को मार के खुशी मिलती है। सो किस तरीके का साइकोटिक बिहेवियर है ये देखना ज़रूरी है। साइकोडायनामिक्स कैसे हैं उसके, एबनॉर्मल है या सुपर ईगो है, या ईगो में ज़्यादा आता है, ऐसे लोगों पे हमें नज़र रखनी होती है। ठीक है, देन वी हैव लर्निंग अप्रोच, किस तरीके का लर्निंग अप्रोच है। ठीक है, वी हैव डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू दिस, जिसका नाम है कंडीशनिंग और एसोसिएशन थ्योरी। हम इंट्रोडक्शन, किसी भी टॉपिक को अप्रोच करने का यही सही तरीका होता है कि आप पहले इंट्रोडक्शन कवर करते हो, देन मेन बॉडी ऑफ द टॉपिक, एंड देन मूविंग टू दी कंक्लूजन। ओके, सो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के लिए जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, हम इंडिया में रहते हैं, जो इंडिया का क्रिमिनल लॉ है, इंडियन क्रिमिनल लॉ 3 इंपॉर्टेंट कोड्स इंक्लूड करता है। सबसे पहला है इंडियन पीनल कोड। क्या है, इंडियन पीनल कोड, और इंडियन पीनल कोड को हम आईपीसी भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसे हम शॉर्ट में आईईए कहते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड देन सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो इंडियन पीनल कोड पीनलाइजेशन हैंडल करता है। पीनलाइजेशन मतलब किसी भी पर्सन को कितनी सजा मिलेगी। ठीक है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, अगर ये फिक्स हो चुका है कि दैट पर्सन इज द क्रिमिनल, उसको कितनी सजा मिलेगी, 7 साल की मिलेगी, 10 साल की मिलेगी, 20 साल की मिलेगी, उसके क्रिमिनल एक्ट के अकॉर्डिंग और उसके एक्ट की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग उसको सजाएं मिलेंगी, और ये सजाएं आईपीसी में बताई गई हैं। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट, आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं तो किसी भी तरीके का एविडेंस, चाहे वो बायोलॉजिकल एविडेंस हो, केमिकल एविडेंस हो, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, ओरल एविडेंस हो, डाइंग डिक्लेरेशन हो, कुछ भी हो, वो इंडियन एविडेंस एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस पे कोड किया गया है, और डिफरेंट आपको सिनेरियोज भी बताए गए हैं कि कब कौन सा एविडेंस एडमिसिबल होगा, सबमिट किया जाएगा कोर्ट में या नहीं सबमिट किया जाएगा। इसके अलावा आता है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें सारे प्रोसीजर्स हैं, जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, इन सभी की इंफॉर्मेशन सीआरपीसी पे है। इसके अलावा ये बेसिक 3 जनरल आप बोल सकते हो लॉज है। इसके अलावा डिफरेंट और लॉज भी हैं जो कि डिफरेंट क्राइम को फोकस करते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट,
ये किस पे फोकस करता है, ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है फाइनेंशियल क्राइम्स पे। तो ऐसे ही डिफरेंट और एक्ट्स हैं, लॉज हैं जो डिफरेंट पर्टिकुलर क्राइम्स पे फोकस करते हैं। बट ये जो 3 इम्पॉर्टेंट आप एक तरीके से कह सकते हो इंडियन लॉ सिस्टम का, क्रिमिनल लॉ जो है इंडिया का, ये 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं इंडियन लॉ के, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, आईईए। अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पे, ठीक है। सो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है क्राइम के। सबसे पहला है अक्यूज्ड पर्सन, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो ह्यूमन। देन वी हैव मेंस रिया, किसी किसी जगह पे आपको मेंस रियस देखने को मिलेगा, मेंस रिया या फिर मेंस रियस, एक्टस रिया या फिर एक्टस रियस। इसके बाद जो 4th एलिमेंट है वो होती है इंजरी, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं क्राइम के। अक्यूज्ड पर्सन ह्यूमन, तो यहाँ पे ह्यूमन या अक्यूज्ड पर्सन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम किसी भी ह्यूमन को ही लॉ से या लीगली बाउंड कर सकते हैं, है ना। हम किसी बंदे को लीगली बाउंड कर सकते हैं, किसी भी एनिमल को लीगली बाउंड नहीं कर सकते, किसी स्पिरिट को लीगली बाउंड नहीं कर सकते। आपने ये बहुत बड़ी न्यूज़ में देखा होगा कि वो सारे के सारे विलेजेस या वो एरियाज जो कि फॉरेस्ट एरिया पे आते हैं या फिर बहुत सटे हुए हैं फॉरेस्ट से, तो उन गाँव में, उन विलेजेस में फ्रीक्वेंटली ये सारे के सारे जो जंगली जानवर होते हैं, जो फॉरेस्ट एनिमल होते हैं, उनके अटैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सटे हुए हैं जंगलों से कि वो कभी कभी अपनी टेरिटरी से गाँव की साइड आ जाते हैं। आपने बहुत बारी पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने बहुत बारी पढ़ा हुआ है, जो जंगली हाथी हैं वो गांव में आ जाते हैं, जो जंगली शेर हैं या फिर लेपर्ड्स हैं वो गांव में आ जाते हैं, भालू गांव में आ जाते हैं, अटैक करते हैं। तो हम उनको लॉ से बाउंड नहीं कर सकते कि भाई तुमने क्यों मर्डर किया, है ना, इस गांव के पर्सन का क्यों मर्डर किया, हम उनको नहीं बाउंड कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान को बाउंड कर सकते हैं, किसी ह्यूमन को बाउंड कर सकते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहला एलिमेंट क्राइम का क्या होता है, अक्यूज्ड पर्सन। कोई ना कोई एक बंदा तो अक्यूज्ड होता ही है ना, या किसी के शक हो, कोई सस्पेक्ट हो सकता है, तो कोई एक पर्सन होना चाहिए जिसने वो एक्ट किया है। देन वी हैव मेंस रियस। मेंस रियस में आप बोल सकते हो कि उस पर्सन का जो मेंटल स्टेट है वो नॉर्मल होना चाहिए, वो मेंटली साउंड होना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट है एक्टस रियस, जो बात करता है गिल्टी एक्ट का, ठीक है। सो गिल्टी एक्ट में वो एक्टिविटी, वो पर्टिकुलर एक्ट इंक्लूड होता है जो कि क्राइम की कैटेगरी पे आ रहा है। किसी पे अटैक करना, किसी को फिजिकली इंजर करना, गन फायर करना, ये सारे के सारे एक्ट के अंदर आएंगे। दैट इज द थर्ड एलिमेंट। देन वी हैव इंजरी। आप उस एक्ट की वजह से किसी भी पर्सन पे इंजरी इन्फ्लिक्ट कर रहे हो, किसी भी पर्सन पे फिजिकल इंजरी हो सकती है, मेंटल इंजरी हो सकती है, वो इंजरी किसी भी तरीके की हो सकती है। हमने डिफरेंट क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि व्हाट इज इंजरी, लीगल डेफिनेशन पढ़ी है इंजरी की, ठीक है। सो ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपके क्राइम के। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अक्यूज्ड पर्सन, या वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम, दैट इज ह्यूमन। सो नो क्राइम कैन, पर्सन है ही नहीं वहाँ पे तो क्राइम नहीं हो सकता। किसी भी तरीके का क्राइम किसी भी हवा में नहीं होता है। सो बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब यही है कि कोई भी क्राइम हवा में नहीं होता। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर समबडी टू कमिट इट, किसी ना किसी को तो वो एक्ट कमिट करना पड़ेगा ना। सो वो हो गया अक्यूज्ड पर्सन। द लॉ शुड ऑलवेज बी एबल टू पिन पॉइंट द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। और हमारे लॉ को हमेशा इतना कैपेबल, या फिर हमारा लॉ किसी एक पर्सन पे तो पिन पॉइंट कर ही रहा होना चाहिए, चाहे वो अक्यूज्ड हो, चाहे वो सस्पेक्टेड पर्सन ही क्यों ना हो। The term accused person does not suggest that the only a human being can commit an offense. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी, देखो यहाँ पे सेक्शन आ गया, कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड का। द टर्म पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी, ठीक है, एंड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ अ पर्सन। ओके, सो ये कोई कंपनी भी हो सकती है, वो अक्यूज्ड पर्सन ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, वो अक्यूज्ड पर्सन कोई कंपनी हो सकता है, वो अक्यूज्ड पर्सन कोई एसोसिएशन हो सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी हो सकता है। सो देयरफॉर इवन अ ट्रस्ट भी अक्यूज्ड पर्सन हो सकता है, कोई एनजीओ भी हो सकता है, कोई पब्लिक कंपनी भी हो सकती है जो कि वो क्राइम क्या कर रही है, कमिट कर रही है। सो इट कैन बी अ इंडिविजुअल पर्सन और इट कैन बी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। चाहे वो कंपनी चला रहे हो, चाहे वो एनजीओ चला रहे हो, चाहे वो कोई ट्रस्ट चला रहे हो, ये सारे के सारे अक्यूज्ड पर्सन की कैटेगरी में आ सकते हैं जिन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है। नाउ सर्टेन ऑफेंसेस कैन इम्प्लीकेट मोर देन वन पर्सन फॉर द सेम क्राइम। Clear, in such cases all persons will face trial and they may have to face punishment together. अगर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है या फिर कोई कंपनी है तो उस कंपनी की कोई एक बंदे को पकड़ के हम सजा नहीं दे देंगे, उस
पर्सन, उस कंपनी में जितने भी इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड है, सभी के अगेंस्ट ही ट्रायल्स होंगे, सभी के अगेंस्ट ही जो भी ट्रायल्स हैं वो होने वाले हैं, एंड उन सभी को पनिशमेंट मिलेगी। हो सकता है सभी को इक्वल पनिशमेंट मिले, ये डिपेंड करता है कि किस इंडिविजुअल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा है उस पर्टिकुलर क्राइम में। Now, so accused person done. Then we have mens rea या mens reus. Mens reus is guilty mind. We are talking about mind here कि वो person mentally sound तो था उस एक्टिविटी के दौरान। कोई भी पर्सन क्रिमिनल एक्ट तब तक नहीं करता जब तक उस पर्सन के कोई इंटेंशंस उस क्राइम से रिलेटेड हो या फिर उसके बारे में वो पर्सन सोच ना रहा हो। द लॉ जनरली रिफर्स टू दिस इंटेंशन एज मेंस रिया, गिल्टी माइंड। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे कोई क्राइम करना है, मुझे किसी का मर्डर करना है, तो वो मेरा एक इंटेंशन तो हुआ ना कहीं मेरे दिमाग पे ये बात घूम रही है कि दैट आई हैव टू कमिट क्राइम, दैट आई वांट टू मर्डर समवन, आई हेट समवन, और आई हैव टू किल दैट पर्सन। ये कहीं ना कहीं कोई इंटेंशन चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, एंड दैट इज़ माई गिल्टी माइंड। अगर मैंने ये सोच लिया, अगर मैंने सोचा ही नहीं है क्राइम करने का, मैंने सोचा ही नहीं ऐसा कुछ, तो मैं कर नहीं सकती ना, कहीं ना कहीं मैंने सोचा है तभी मैंने किया है। द टर्म जो मेंस रिया वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। इट्स ऑल अबाउट गिल्टी माइंड। अगर कोई पर्सन मेंटली अनस्टेबल है तो हम ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन ने क्राइम किया है। आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें जो अक्यूज पर्सन होते हैं उनकी जो लीगल टीम होती है वो कोशिश करती है कि इंसेनिटी क्लेम हो जाए या इंसेन वो पर्सन लाइक प्रूव हो जाए, सो दैट उसको लीनियंट पनिशमेंट मिले, बिकॉज वो तो अनस्टेबल है माइंड से, तो ये जो मेंस रिया है, ये जो एलिमेंट है, ये मिस हो रहा है। सो इस वजह से उस पर्सन को लीनियंट जो है पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि दैट पर्सन इज नॉट मेंटली साउंड एंड उसे सिवियरिटी का पता नहीं है जो उसने एक्ट किया है। ओके, इसी वजह से ऐसा होता है। द एलिमेंट ऑफ मेंस रिया itself comprises of certain inherent elements. These includes intention, motive or knowledge. Which of these elements must exist in order to constitute an offense generally depends on the relevant provisions. सो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि इसमें दो तीन चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि इंटेंशन होना चाहिए उस पर्सन का, उस पर्सन के पास कोई मोटिव होना चाहिए, उसे ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो भी सोच रहा है या सोच रही है किसी को मारने का या किसी को हार्म करने का, वो उसकी सीवियरिटी क्या है, उसकी नॉलेज उस पर्सन को होनी चाहिए। अगर है तो दैट पर्सन इज गिल्टी बाय माइंड, और अगर नहीं है दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी। वो कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे सेक्शन 300 आईपीसी का, जो कि मर्डर से डील करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इंक्लूड्स द एक्ट डन विद इंटेंशन। इंटेंशनली कोई किसी को हार्म कर रहा है, इंटेंशनली कोई किसी का मर्डर करना चाह रहा है, तो यहाँ पे ये लिखा जाता है कि विद दैट पर्सन इज एक्टिंग ऑन समवन और acting with intention to injure someone which is sufficient to cause death। तो ये क्या हो गया? गिल्टी माइंड हो गया। अगर किसी पर्सन का माइंड गिल्टी नहीं है या फिर उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो अब्सेंस है, तो वो 340A आईपीसी की कैटेगरी में आएगा, जिसे हम कहते हैं डेथ बाय नेग्लिजेंस, या फिर इसकी वजह से उस पर्सन को लीनियंट पनिशमेंट मिलेगी। इसी वजह से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड भी गिल्टी होता है, वो प्लान करके सारी चीज़ों को सोच समझ के क्रिमिनल एक्ट करते हैं, बट जब वो पकड़े जाते हैं तो वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि अचानक से उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, अचानक से अटैक कर दिया, गुस्से में अटैक कर दिया, मेंटली वो समझ नहीं पा रहे थे अपने एक्ट को, सो दैट उनको लीनियंट पनिशमेंट मिल सके। अगर किसी पर्सन ने प्लान करके कोई क्राइम किया है तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट मिलेगी, बट अगर वो पर्सन मेंटली अनस्टेबल है, अगर वो पर्सन मेंटली अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन में नहीं है अपनी सिवियरिटी को, अपनी एक्ट की सिवियरिटी को, तो उसे लीनियंट पनिशमेंट मिलेगी। देन वी हैव एक्ट सीरियस। सो अब पर्सन भी प्रेजेंट है, अक्यूज पर्सन प्रेजेंट है, उसका माइंड भी गिल्टी है, उसने प्रॉपरली सोच समझ के सारा का सारा एक्ट किया है, गन भी ले ली है और अब उसने एक्ट करना है। पर्सन भी है, उसका माइंड भी गिल्टी है, पर अगर वो एक्ट नहीं कर रहा है तो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक गिल्टी एक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो गिल्टी माइंड एंड थिंकिंग ऑफ कमिटिंग अ क्राइम इज नॉट इनफ।
ऑफ कोर्स इनफ नहीं है जब तक कोई क्राइम नहीं किया जाता। आप कितनी बार भी सोचो, आप डेली सोच लो कि आप अपने दुश्मन को मार रहे हो, अपने दुश्मन को डेली गोली से उड़ा दो अपने माइंड में, पर वो इनफ नहीं है आपको जेल भेजने के लिए। कोई ये तो नहीं कहेगा कि भाई तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तुम जाओ जेल में, ऐसे तो कोई नहीं कहने वाला। इस वजह से गिल्टी एक्ट की ज़रूरत है। द अक्यूज पर्सन मस्ट ऑल्सो एक्ट ऑन दी इंटेंशन, और उस इंटेंशन का रिजल्ट भी आना चाहिए, ठीक है। एक्टस रियस बेसिकली रिफर्स टू एन एक्ट और ओमिशन और कमीशन ऑफ सम एक्ट जो कि पर्टिकुलरली लीड करेगा, हार्म करेगा किसी पर्सन को। बोथ मेंस रे एज वेल एज एक्टस रेस टुगेदर आर इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट एन ऑफेंस। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफकोर्स ये चारों के चारों एलिमेंट ज़रूरी हैं, ह्यूमन ज़रूरी है, एक्टस रियस, मेंस रियस एंड इंजरी, ये चारों चीज़ें ही ज़रूरी है क्राइम कंट्रीब्यूट करने के लिए। बट ये जो एक्टस रियस है, मेंस रियस है, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। एक तो हो गया गिल्टी माइंड, दूसरा हो गया गिल्टी एक्ट। अगर आपका माइंड गिल्टी है और आप गिल्टी एक्ट करते हो तो ऑफकोर्स इंजरी इन्फ्लिक्ट होती है और आप क्राइम करते हो। एक्टस रियस can be a positive act such as stabbing a person and causing death. It can also an omission, failure to perform some action. मैंने इसे बहुत ब्रीफली समझाया है। कमीशन मतलब कोई एक्ट करना, ओमिशन मतलब कोई एक्ट नहीं करना। आपके कुछ ना करने से अगर किसी को हार्म होता है तो दैट इज ओमिशन ऑफ द एक्ट, क्योंकि आप कुछ कर सकते थे, उसकी मदद कर सकते थे, उसको बचा सकते थे, पर आपने नहीं करा, तो ओमिशन ऑफ एक्ट हो गया। कमीशन ऑफ एक्ट क्या, आप अगर किसी को धक्का दे देते हो पानी में, आपको ये पता है कि इसे तैरना नहीं आता, दैट इज कमीशन ऑफ एक्ट। ओमिशन क्या हो गया, आपको पता उस बंदे को तैरना नहीं आता, वो गलती से पानी में गिर गया बट आपने उसे फिर भी नहीं बचाया, तो वो ओमिशन ऑफ एक्ट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस इज एन ओमिशन, ठीक है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पर फिर भी आप गाड़ी चला रहे हो, दैट इज ओमिशन विच इज ऑफ कोर्स अगेंस्ट द लॉ। नाउ वी हैव इंजरी। अगर किसी पर्सन भी है, ह्यूमन भी है, अगर उसका माइंड भी गिल्टी है, गिल्टी एक्ट भी उसने कर लिया और अगर इंजरी इन्फ्लिक्ट नहीं होती है तो ऑफ कोर्स पनिशमेंट एज सच नहीं मिलेगी उस पर्सन को, क्योंकि इंजरी नहीं हुई है। ये फोर्थ और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इंजरी। There can be no crime if no person faces some kind of injury. अगर किसी ने कोई इंजरी फेस नहीं करी तो क्राइम कैसे हुआ, है ना। अगर मैंने क्या करा, गन भी ले ली, मेरा माइंड भी गिल्टी है, मैंने गिल्टी एक्ट भी किया, मैंने गन भी चलाई, बट वो गोली लगी ही नहीं किसी को, तो मैंने क्राइम नहीं किया ना। सो इसी वजह से एक इंजरी का होना ज़रूरी है, और इंजरी डिफाइन होती है सेक्शन 44 ऑफ IPC में, ठीक है। कैसे हम डिफाइन करते हैं इंजरी को, इट इज़ अ टाइप ऑफ हार्म विच इज़ कॉज्ड बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन, उस अनदर पर्सन या उस विक्टिम के माइंड में, बॉडी में, या उसके रेप्यूटेशन में, या उसकी प्रॉपर्टी में अगर हार्म हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंजरी कहलाती हैं, ठीक है। आपने उसके माइंड को इंजर किया, बॉडी को इंजर किया, रेप्यूटेशन को इंजर किया, या प्रॉपर्टी को इंजर किया, ये सारी की सारी इंजरी में आती है। और अगर आपके गिल्टी एक्ट से, माइंड भी गिल्टी है, एक्ट आपने गिल्टी कर दिया, किसी पर्सन को मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, उसे फिजिकल ट्रॉमा हुआ है, फिजिकल उसकी इंजरीज हुई हैं, रेप्यूटेशन खराब हो गई, प्रॉपर्टी, तो आप लीगल चार्जेस फेस करेंगे, आपने ऑलरेडी क्राइम कर दिया है। So now there can be some crimes which might not require injuries to anybody. For example, driving without driving license is a crime even if it may not harm anybody, but still ये क्या है, एक illegal activity है। पर अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चला ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने किसी को भी नहीं टक्कर मारी, किसी कोई हार्म नहीं हुआ, तो आपको पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी। अगर आप दिखाई भी देते हो तो आपको फाइन वाइन लगेगा, बोलेंगे कि भाई मत चलाओ बिना लाइसेंस के गाड़ी। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, आपने किसी को ठोक कर मार दी, उससे चोट आ गई, तब आपने क्राइम कर दिया। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चला रहे हो, आपने रैश ड्राइविंग करी, आपकी वजह से किसी को चोट आ गई, कोई पर्सन मर गया, तो आपने क्राइम कर दिया है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज है जिसमें ये चार एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंजरी, गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड एंड अ पर्सन जिसको हम लीगली बाउंड कर रहे हैं। तो ये आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्राइम वो ऐसी एक्टिविटी है जो कि लॉ के अगेंस्ट है। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। सो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को अप्रोच करने से पहले। तो इंट्रोडक्शन में आपको यही ही पढ़ना है कि व्हाट इज़ क्राइम एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेजेस। सो हमें ये पता है कि जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में ही ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सा एक्ट है जो कि क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा। सो क्रिमिनल लॉ इज़ द बॉडी, सो इट इज़ द मेन बॉडी दैट डिफाइंस द एक्ट विच आर इलीगल। अब हमारी क्रिमिनल बॉडी ये तो बताएगी ना कि क्या इलीगल है, क्या इलीगल नहीं है। तो क्रिमिनल लॉ इज़ द पर्टिकुलर बॉडी विच डिफाइन पर्टिकुलर एक्ट विच आर इलीगल एंड कैन अफेक्ट इंडिविजुअल
प्रॉपर्टी एंड सोसाइटी। हमें ये बताया जाएगा कि कौन सा एक्ट इलीगल है एंड किस एक्ट से किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचेगा, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा एंड सोसाइटी को नुकसान पहुंचेगा। अब ये जो क्राइम है ये क्या करता है, डराता भी है, थ्रेटन भी करता है और हार्म करता है पब्लिक वेलफेयर को। किसको हार्म कर रहा है, किसको थ्रेट कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर को और उनकी सेफ्टी को। हम हमारे समाज में सेफली रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी फैमिली मेम्बर सेफ रहे, हम सेफ रहे। और अगर कोई भी क्राइम हो रहा है जैसे कि किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंच रहा है, प्रॉपर्टी को, सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये जो हमारा पब्लिक सोसाइटी है, जो हमारी पब्लिक वेलफेयर है, उसको हार्म पहुंच रहा है और उसकी सेफ्टी खत्म हो रही है। ओके एंड यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो क्रिमिनल लॉ है इज़ डिफरेंट देन सिविल लॉ। मैंने कई सारी क्लासेस में क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में बताया है। सिविल लॉ इज़ द टाइप ऑफ लॉ विच हैंडल्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डाइवोर्स केसेस एंड ऑल दैट, ठीक है, जिसमें कोई क्रिमिनल एक्ट, एटलीस्ट कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, वो सिविल केसेस होते हैं, वो सिविल लॉ के अंदर कवर होते हैं। क्रिमिनल लॉ कहाँ ट्रायल होता है इनका, इनके क्रिमिनल कोर्ट्स में ट्रायल होता है और क्रिमिनल लॉ में ही हमें ये पता लगता है कि कौन कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। नाउ यहाँ पे अगर किसी को भी क्राइम करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है तो सबसे पहले उसने ये सोचा हुआ है कि वो क्राइम करेगा, है ना, और यही फर्स्ट स्टेज होता है क्राइम का। सो वेन एवर अ क्राइम हैपन्स एंड दैट टू इंटेंशनली, जब कभी भी इंटेंशनली क्राइम हो रहा है, आपको ये ध्यान में रखना है कि क्राइम इंटेंशनली होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई क्राइम इंटेंशनली कर रहा है तो एक फुल फ्लेज्ड प्रोसेस होता है, एक फुल फ्लेज्ड स्टेज होता है, एक स्टोरी बनाई जाती है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा उस क्राइम को। इसी वजह से सबसे पहला एलिमेंट या जो सबसे पहला स्टेज बोलना चाहिए, एलिमेंट मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी बिकॉज एलिमेंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। सबसे पहला स्टेज होता है इंटेंशन का, कि आपके पास एक इंटेंशन होना चाहिए कि आप क्यों किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। अगर आप मर्डर करना चाहते हो तो आप क्यों मर्डर कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहला स्टेज होता है इंटेंशन। दूसरा स्टेज होता है उसकी प्रिपरेशन, ठीक है। अब आपने तो सोच लिया कि मर्डर करना है, पर किस तरीके से मर्डर करना है ये आपको प्रिपरेशन करनी होती है। थर्ड क्या होता है, प्रिपरेशन भी कर लिया, प्लान भी बना लिया, अब उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है एंड लास्टली उसे क्या करना पड़ता है, फिनिश करना पड़ता है एंड अकम्प्लिश करना पड़ता है ना। इट्स लाइक अ प्लान, आपने एक प्लान बनाया एंड आपने स्टेप बाय स्टेप सोच लिया कि आप किस तरीके से किसी के घर पे जाओगे एंड कैसे उनको हार्म करोगे, कैसे वहाँ से भाग जाओगे। तो ये आपके पास ऑलरेडी प्लान रेडी है। अब उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा और उसे जो भी आपने, जो आपका गोल था, फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर करना गोल है तो वो आपका गोल अकम्प्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 4 स्टेजेस होते हैं इंपॉर्टेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। सबसे पहला है इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन, तीसरा है अटेम्प्ट एंड चौथा है अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। फर्स्ट जो है अटेम्प्ट, it is the first stage of an offense and it is known as the mental और साइको स्टेज, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि किसी का मर्डर करना है, किस तरीके से मर्डर करना है, ये सारे के सारे थॉट है, तो ये आपका इंटेंशन है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सो इन दिस स्टेज द ऑफेंडर डिसाइड्स द मोटिव, क्यों करना है। आपको उससे नफरत है, उसने आपका काम खराब किया है, उसने आपको परेशान किया है, कोई तो मोटिव होगा। तो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि मोटिव क्या है एंड डिसाइड्स हिज कोर्स और डायरेक्शन टूवर्ड्स द ऑफेंस। एंड ये भी डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, उसके हाथ पैर तोड़ने हैं या उसको फिर इस दुनिया से हटा देना है। ये सारी चीज़ें इंटेंशन में रोल ऑन होती रहती है, वो पर्सन सोच रहा होता है। एंड इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं बुरा, उसे हार्म करने के बारे में सोचते हैं या फिर आपके इंटेंशंस बुरे हैं, तो उसके लिए आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट पनिशेबल बाय द लॉ। Now, being the mental concept, it is really very difficult to judge if a person possess any such intention. Of course, आप नहीं पता लगा सकते। अगर कोई आपका फ्रेंड ही है, एक मैंने ना कोई न्यूज़ पढ़ी थी, इसमें किसी के बेस्ट फ्रेंड ने अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया फॉर प्रॉपर्टी एंड फॉर मनी, समथिंग लाइक दैट। तो वही है कि आप किसी के भी इंटेंशन को जज नहीं कर सकते, किसी के मन में क्या चल रहा है आप पता नहीं लगा सकते। और अगर आपको पता चल भी गया है तो आप उसके बेसिस को उसको पनिश नहीं करा सकते कि इसने सोचा है कि ये मेरा मर्डर कर देगा, अब इसको 2 साल की सज़ा दे दी जाए, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, इंटेंशन। देन वी हैव प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप आपने सोच तो लिया है कि आप किसी का मर्डर करने वाले हैं, अब आपको ये सोचना है कि आपको पॉइजन करना है या फिर आपको गन चाहिए या फिर आप उसे स्ट्रैंगुलेट करना चाहते हैं या फिर स्टैब करना चाहते हैं। सो ये डिफरेंट प्रिपरेशन वो पर्सन करता है जिसने ऑलरेडी प्लान बनाया है। अब प्लान बनाया है, मोटिव भी रेडी है, प्रिपरेशन। अब यूजुअली प्रिपरेशन कोई भी क्रिमिनल कैसे करता है, सो दैट वो बच सके,
है ना, या कोई भी ऐसा फिजिकल एविडेंस, ऐसा वे खोजते हैं जिसमें कम से कम उनके पकड़े जाने के चांसेस हो, है ना, एंड यही होती है प्रिपरेशन. सो प्रिपरेशन इज द सेकेंड स्टेज अमंग दी स्टेजेस ऑफ क्राइम. इट मीन्स अरेंजिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंटेंशनल क्रिमिनल एक्ट. आपके इंटेंशनल क्रिमिनल एक्ट को प्रॉपरली स्विफ्टली एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए वो करने की जो स्टेज होती है वो होती है प्रिपरेशन. नाउ इंटेंशन इन प्रिपरेशन अलोन आर नॉट इनफ टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम. अगर आपके पास इंटेंशन है, आपने प्रिपरेशन भी कर ली, पर फिर भी आपको सज़ा नहीं मिलेगी. अगर मुझे ये पता चल चुका है कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरा मर्डर करना चाहती है और उसने गन भी ले ली है, पर इसके बेसिस पे मैं उसे सज़ा नहीं दिलवा सकती. अगर उसके पास गन है, ऑफ कोर्स अगर इलीगल पोजेशन है तब ऑफ कोर्स वो उसे सज़ा मिलेगी. बट इफ़ इन केस अगर लेट्स से पॉइजन, उसने पॉइजन पजेस करके रखा हुआ है, सो इस बेसिस पे मैं उसे सज़ा नहीं दिलवा सकती. नाउ प्रिपरेशन इज़ नॉट पनिशेबल बिकॉज in many cases the prosecution fails to prove that the preparation in the question are for the execution of the particular crime. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि most of the time, हमेशा मेजॉरिटी में केसेस ऐसे ही होते हैं कि अगर किसी ने प्रिपरेशन करके रखी हुई है तो वो ये प्रूव नहीं कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट करने के लिए ही XYZ टाइप ऑफ वेपन्स उसने पजेस करके रखे हैं. ठीक है. थर्ड है अटेम्प्ट. अब अटेम्प्ट, यहाँ फर्स्ट दो स्टेजेस में तो सज़ाएं नहीं मिल रही थी, बट अटेम्प्ट पे आपको सज़ा मिलेगी. अगर कोई पर्सन है जो प्लान करता है, प्रिपरेशन करता है एंड क्राइम को अटेम्प्ट करता है, तो अटेम्प्ट के लिए उस पर्सन को ज़रूर सज़ा मिलती है. आपने सुना होगा अटेम्प्ट टू मर्डर. मैंने किसी पे अटैक करा पर उसकी डेथ नहीं हुई, तो मुझ पे कौन से चार्जेस लगेंगे? अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगेंगे, क्योंकि मैंने वो अटेम्प्ट करा है. यहाँ से सज़ा शुरू हो जाती है. सो दिस इज़ द थर्ड stage of offense of any crime. An attempt is the direct movement toward the execution of the crime after preparation and the plan. So preparation and plan के बाद कि सबसे पहला ऐसा एक्ट होता है जिसपे आपने जो प्लान करा है उसे आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहे हो. वो एग्जीक्यूट हो ना हो वो बात की बात है, मतलब वो फोर्थ स्टेज है कि अकम्प्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है. पर अगर किसी ने एक्ट किया है ना, अगर किसी ने एक्ट किया है तो ये तो पक्की बात है कि उसने वो शुरुआत तो कर दी है. According to law, a person is guilty of an attempt to commit an offense if he and she does an act which is more than simply preparatory to the commission of the offense. ठीक है. अगर किसी ने एक्ट करा है, किसी पे अटैक करा है, तो ये ऑफ कोर्स प्रूव होता है कि उसके इंटेंशंस बुरे थे, यानी इसी वजह से उसने विक्टिम पे अटैक किया. इस वजह से पनिशमेंट भी मिलती है. दैट पर्सन विल बी लायबल टू गेट द पनिशमेंट उस अटेम्प्ट के लिए. Moreover, a person is guilty of attempting to commit an offense even though the facts are such that the execution of the offense seem to be impossible. भले ही आपके क्राइम का एग्जीक्यूशन इम्पॉसिबल हो, बट फिर भी अगर वो आपने एक्ट करा है, वो आपने अटेम्प्ट करा है, तो आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी. एंड दिस इज द थर्ड स्टेज. नाउ वी हैव फोर्थ स्टेज. फोर्थ स्टेज में इट इज़ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एक्ट. ईदर इट इज़ अकम्प्लिश्ड और नॉट, बट अगर अकम्प्लिश हो गया तो यू आर नाउ अ क्रिमिनल एंड यू विल फेस फुल चार्ज. पूरी की पूरी पनिशमेंट आपको मिलेगी. अगर अकम्प्लिश नहीं हुआ तो अटेम्प्ट के बेसिस पे आपको पनिशमेंट मिलेगी. सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड इट इज if it is successful then the person becomes the criminal. Okay, if the accused becomes successful in his attempt to commit the crime, he will be guilty for the कंप्लीट ऑफेंस. वो उस पूरे के पूरे कंप्लीट ऑफेंस के लिए गिल्टी हो जाएगा. अगर कंप्लीट नहीं होता है तो कंप्लीट ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा, उसे ऑफ कोर्स लीनियंट पनिशमेंट मिलेगी एज कंपेयर टू दी अकम्प्लिशमेंट ऑफ क्राइम. ठीक है.